Hello, good morning friends. Welcome back to our channel Institute of Life Science. तो आज हम इम्यूनोलॉजी जो सेशन हमारा चल रहा है उसमें एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने है और वो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। अब सवाल है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। देखिए, जब कोई एंटीजन आपके बॉडी को इन्फेक्ट करता है, कोई पार्टिकुलर एंटीजन, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड वायरस यदि आपको इन्फेक्ट करता है तो हमने पढ़ भी रखा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके डिफेंस सिस्टम में उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया जाता है और इसके अतिरिक्त आपकी बी सेल्स उस पार्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपके बॉडी में एक ही वायरस गया है? अगर एक वायरस जाता तो बी सेल एक ही एंटीबॉडी बनाती, काम चल जाता, एक वायरस को किल कर दिया जाता। ऐसा नहीं होता है। आपके बॉडी में ना जाने कितने वायरस जाते होंगे। वो कॉमन कोल्ड वाले वायरस कई कॉपी में जाते होंगे। अब जब वो वायरस कई कॉपी में आपके बॉडी में जा रहा है प्लस आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई भी कर रहा है तो उसकी काफी संख्या बढ़ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में इतने सारे वायरस को डील करना बी सेल के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। बी सेल क्या करती है, उस पार्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तो बनाती है लेकिन एक ही पीस नहीं बनाती, वह उसकी कई कॉपी बनाती है। लेकिन जितने भी कॉपी बनते हैं एंटीबॉडीज के, वो सब के सब कॉमन कोल्ड के वायरस यानी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। वह दूसरे किसी वायरस या पैथोजन से या बैक्टीरिया से डील नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक ही एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाया गया बॉडी के द्वारा वो कई कॉपी में बनाया गया। तो इसको कहते हैं मोनोक्लोनल। मोनो माने सिंगल, क्लोनल माने कई कॉपी एंटीबॉडी, यानी एक ही प्रकार की एंटीबॉडी की कई कॉपी बनाना। अब ये बात तो हमारे बॉडी के अंदर की है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं ये घटनाएं, इस तरह के एक्शंस हमारे डिफेंस सिस्टम लेता है जब भी कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। लेकिन यदि हम चाहते हो, क्या चाहते हो, हम चाहते हो कि यह काम बाहर हो, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बाहर करें, लैब में करें और उस तरह के कई सारे एंटीबॉडीज बनाकर मार्केट में सेलिंग करें डिजीज के प्रति एक्शन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्नेक हमें बाइट करता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाता। लेकिन अगर वही स्नेक किसी हॉर्स को बाइट करता है तो हॉर्स उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। अब हमारा सवाल यह है कि जो कार्य हॉर्स के बॉडी के अंदर हो रहा है, यदि वह कार्य लैब में हो जाता और हम वो एंटीबॉडी जो बन रहा है हॉर्स के बॉडी में उसे लैब में बना पाते तो उस एंटीबॉडी का यूज करते एंटीवेनॉम के रूप में यदि मनुष्य को कोई सांप काट लेता। यानी हमारी सोच यह है कि प्रोडक्शन कहीं और हो लेकिन यूटिलाइजेशन हम अपने लिए कर सकें, एज ए मेडिसिन उसका यूज कर सकें, एज ए एंटीवेनॉम उसका यूज कर सकें। तो अगर एक बनाएंगे एंटीबॉडी तो काम नहीं ना चलेगा, हमको तो लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना होगा और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा तब जाके हम उसको ड्रग्स के रूप में या मेडिसिन के रूप में उस पेशेंट को, उस विक्टिम को दे सकेंगे जो आपका स्नेक के बाइट से इंफेक्टेड हो चुका है। तो आज वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे ये हम कर पाएंगे, कैसे हम इसे लैब में कर पाएंगे। देखिए, दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पहला महत्वपूर्ण यह है कि आपकी बी सेल के अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वो उस पार्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सके।
वो टेंडेंसी उसके पास होनी चाहिए, तभी तो वह एंटीबॉडी उसके खिलाफ बना पाएगा यदि वो एंटीजन से ट्रीट किया जाए। दूसरी कंडीशन, आपके बी सेल के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अमर हो जाए। मेरे कहने का अर्थ है कि बी सेल की एक लाइफ साइकिल होगी, लाइफ पीरियड होगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर हमारे लिए एंटीबॉडी कौन बनाएगा? यदि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 हमने बी सेल निकाल लिया हॉर्स के बॉडी में से, क्योंकि हम जानते हैं कि हॉर्स को स्नेक अगर बाइट करता है तो हॉर्स का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, यानी उसका बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा। तो हमने क्या किया, उस बी सेल को निकाल कर लैब में कल्चर करने की सोची, ताकि वह बी सेल जब लैब में हम कल्चर करें और उसको यूटिलाइज करें तो उसमें से जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो उसको यूज करें हम एंटीवेनोम के रूप में। लेकिन आप खुद सोचिए, बी सेल की एक लाइफ साइकिल है, कितना दिन तक लैब में वो हमारे लिए प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी? लाइफ टाइम तो नहीं करेगा और ह्यूज अमाउंट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। पहली बात तो उसकी लाइफ साइकिल पीरियड जो है फिक्स है, दूसरी बात उसकी कैपेसिटी भी फिक्स है कि इतने बार में इतने समय में इतना ही एंटीबॉडी बना पाएगी वो। तो यहां पे हम मात खा जाएंगे, हम अपना प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, हम लोग बेहतर जो है कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इस हमारी बी सेल को, जिसको हमने आइसोलेट किया है, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना पा रही है स्पेशल एंटीजन के खिलाफ, उसका लाइफ कैसे बढ़ाए, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाए, उसे अमर कैसे करें, यानी इमॉर्टल। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक सेल ऐसी होती है जिसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो इमॉर्टल रहेगी और उसकी ट्रिमेंडस कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की भी, और वो है आपकी कैंसरस सेल। कैंसर सेल्स लगातार सेल डिवीजन करती हैं और उसकी लाइफ साइकिल काफी ज्यादा है, प्रोडक्शन रेट भी अच्छी है। अगर कैंसर सेल की ये जो प्रॉपर्टी है, इमॉर्टल की प्रॉपर्टी और हाई लेवल में प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी, यदि यह गुण हमारे बी सेल को मिल जाए, देखिए बी सेल को कैंसरस नहीं, बी सेल में ये कंडीशन आनी चाहिए, बी सेल में दोनों मिक्स गुण होना चाहिए, एंटीबॉडी बनाने की क्षमता प्लस वो इमॉर्टल हो जाए और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए प्रोडक्शन करने की। अगर ये दोनों चीज मिक्स हो जाए तो हमारी जो बी सेल होगी उसको हम जब यूटिलाइज करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए एंटीबॉडी का, तो बहुत लंबे समय तक कर पाएंगे और बहुत अच्छी मात्रा में हम लोग एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जब हम दो डिफरेंट सेल, जैसे बी सेल जो स्पेसिफिक है किसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना पा रही है, और जब कैंसरस सेल के गुण को आपस में मिला के एक स्पेशल सेल बनाते हैं, तो वो होता है मिक्सर क्वालिटी वाला सेल, उसको कहते हैं हम हाइब्रिड सेल। और जिस टेक्निक के थ्रू हम ये कार्य करते हैं कि दो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सेल्स को फ्यूज करके एक सेल बना देते हैं और उसमें दोनों प्रॉपर्टी और लक्षण को डेवलप करा देते हैं, इस टेक्निक को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही था और हमारी टॉपिक यही थी कि आखिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है क्या। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है। यहां दो डिफरेंट सेल्स जो डिफरेंट प्रॉपर्टी बियर करते हैं, उन दोनों को आपस में फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाएंगे जिसमें ये दोनों लक्षण हो, तो उसको हम हाइब्रिडोमा सेल कहेंगे। और जिस टेक्निक के थ्रू ये करेंगे उसका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और ये कर क्यों रहे हैं, हम एक स्पेशल टाइप के एंटीबॉडी की कई कॉपी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सो इसे हम कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। यहां पे MAB लिखा है, मतलब मोनोक्लोनल A बिफोर एंटीबॉडी। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसको AB को हम इसके कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं, AB, ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो आइए ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं और कुछ ये भी जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिटेन जो पॉइंट्स है उसको फॉलो करेंगे, देन आफ्टर हम लोग जाएंगे अपने प्रोसेस पे और फिर इस मेथड को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ये है, MAB का फुल फॉर्म लिखा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इसके बाद जब हम एंटीबॉडी मोनोक्लोनल प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो प्रोडक्शन का कार्य है सबसे पहले किसने किया था, सीजर मिल्स्टेन ने और जॉर्ज JF कोहलर ने 1975 में। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन का कार्य किया था। हाँ, नोबेल प्राइज में एक और वैज्ञानिक इनके हिस्सेदार बने
और मेडिसिन और फिजियोलॉजी के फील्ड में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और वो साझेदार जो वैज्ञानिक थे वो नेल्स कैज जेरिन, जिन्होंने मिलकर इनके साथ 1984 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया इस बेहतरीन कार्य के लिए, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन के टेक्निक के डेवलपमेंट के लिए। तो हाइब्रिडोमा टर्म जो है पहली बार लियोनार्ड हर्जेनबर्ग ने इस्तेमाल किया था 1976 से 1977 के बीच। अब चलिए हम बात करते हैं इस मेथड की। इस मेथड में हमको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगराइज देख लेंगे, ओके, एंड देन आफ्टर इसको हम भी देख सकते हैं। वैसे जो फिगर में आप देखेंगे तो ये बात भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल चाहिए, बी सेल। तो अगर आपको कोई स्पेशल एंटीबॉडी चाहिए तो जाहिर सी बात है वो स्पेशल एंटीबॉडी स्पेशल एंटीजन के खिलाफ ही बनेगी। तो स्पेशल एंटीजन आपको पहले कलेक्ट करना होगा और उस एंटीजन से किसी स्पेशल एनिमल को इंजेक्ट करना होगा। कहने का अर्थ उसे इम्यूनाइज करना होगा ताकि वो एंटीजन उसके बॉडी में जाए और उस जानवर का, उस एनिमल का डिफेंस सिस्टम, उसका बी सेल इम्यूनाइज हो जाए, एक्टिवेट हो जाए और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे। ओके, तो देखिए मैंने यहां दिखा रखा है एक स्पेशल इंजेक्शन एंटीजन का, और इसे हम क्या कर रहे हैं, माइस को इंजेक्ट कर रहे हैं। माइस को इंजेक्ट करने से क्या होगा, इसको कई बार करना होगा आपको। देखिए इसको कई वीक तक करना पड़ सकता है, वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डोज कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, जैसे पोलियो का हम लोग ड्रॉप देते हैं बच्चों को तो 5 साल तक चलता है वो, वैसे ही इसका भी होगा कई सप्ताह तक। एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि एंटीजन की क्या कैपेसिटी है और वो इम्यून सिस्टम को कितने दिन में इम्यूनाइज कर सकता है और कितने अमाउंट में इम्यूनाइज करेगा। तो वो उसके आधार पे आपको क्या करना होगा, कई सप्ताह तक माइस को इंजेक्ट करना होगा और प्रयास करना होगा कि उसका इम्यून सिस्टम का बी सेल एक्टिवेट हो जाए और वह उस एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप करना शुरू कर दें। जब ये हो जाएगा तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैं उसके बॉडी में से कहां से बी सेल प्राप्त करूं। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि बी सेल बोन मैरो में बनता है और फिर आपका ब्लड पेरिफेरल ब्लड में मूव करता है, फिर लिम्फेटिक वेसल में जाता है, लिम्फ नोड में होता है, स्प्लीन में जाता है। इन सारी जगहों पे आपको बी सेल मिल सकता है। बोन मैरो से टफ होगा निकालना। तो हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है जहां पे ये बी सेल हमें अच्छी मात्रा में मिल जाएगा और वो है स्प्लीन। हम क्या करेंगे, एनिमल का स्प्लेनेक्टोमी करेंगे, यानी कि उसके स्प्लीन को निकाल लेंगे और उस स्प्लीन में से बी सेल को आइसोलेट करेंगे। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो बी सेल मैच्योर्ड हो जाती है उसके मेम्ब्रेन पे स्पेशल टाइप के एंटीबॉडीज दिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां पे मार्कर की मदद से बी सेल को अन्य कोशिकाओं के बीच में से आइसोलेट कर लेंगे। तो देखिए ये बी सेल, ये अदर सेल्स है, ये सब जो स्प्लीन है उसमें ये अदर सेल है, मतलब स्प्लिनोसाइट है ये अदर सेल्स। ओके, तो इसमें से हमने क्या किया, उस बी सेल को निकाला जो एंटीबॉडी बियर कर रहा है। देखिए उसके मेम्ब्रेन पे एंटीबॉडी आ चुका है। ओके, अब यह है इम्यूनाइज्ड और एक्टिवेटेड बी सेल है। अब सवाल है कि इसके पास में तो ये क्षमता डेवलप हो गई है कि उस पार्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडी बना सकता है। ओके, नाउ अब सवाल है कि इसको अमर बनाना है, इसकी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी ऐड करनी है कि ये इमोर्टल बन जाए, ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर सके और ह्यूज अमाउंट में आपके लिए एंटीबॉडी बनाए। उसके लिए हमें कैंसरस सेल लेना होगा। तो देखिए यहां पे मैंने क्या कर रखा है, माइलॉइड ऑर्गन ले रखा है, ये कैंसरस ऑर्गन है और इसमें से मैंने क्या लिया है, माइलॉइड सेल्स ले रखा है, माइलॉइड सेल्स। ओके, इस माइलॉइड सेल को उसमें से हमने निकाल लिया, यानी कैंसरस सेल को हमने निकाल लिया। एक चीज और पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो माइलॉइड सेल्स होती है कैंसरस सेल्स, इसमें HGPRT वाली जीन नहीं होती है। कहने का अर्थ ये क्या है, ये एक एंजाइम है, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम है जो कि कैंसरस सेल में नहीं बनता है, इसीलिए डीएनए के सिंथेसिस डिनोवो पाथवे के थ्रू ये नहीं कंडक्ट कर सकता। जबकि माउस में यह जीन मौजूद है, इसलिए मैंने यहां प्लस लिखा है, और उसमें ये एंजाइम होगा तो जाहिर सी बात है डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर डीएनए सिंथेसिस होगी तभी सेल डिवीजन होगा और सेल सरवाइव करेगा।
ओके, तो ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं है और ये प्रॉपर्टी इसमें है, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक्टिवेटेड बी सेल और हम माइलॉइड सेल को आपस में फ्यूज कराने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मीडिया में इन दोनों सेल्स को डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि ये आपस में फ्यूज कर जाए। लेकिन अभी आपस में कब फ्यूज करेंगे ये आइडिया नहीं है हम लोग को। तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेट, फ्यूजन फ्रीक्वेंसी रेट बढ़ जाए, इसके लिए हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या कर सकते हैं, जैसे सेंडाई वायरस आप ऐड कर सकते हैं जो दोनों को फ्यूज कराने में हेल्प करता है, या आप कोई केमिकल जैसे पैक पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल डाल सकते हैं जिससे फ्यूजन रेट बढ़ जाता है, या आप इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोफ्यूजन, बिजली की झटके देकर आप इसे आपस में फ्यूज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। खैर, आप जो भी टेक्निक लगाएं लगाइए, लेकिन रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाला है, इस कंटेनर में आपको 3 वैरायटी के सेल मिलेंगे। प्रोसेस के बाद पहला आपको अनफ्यूज माइलॉइड सेल भी मिल सकता है जो फ्यूज नहीं किया बी सेल से, आपको अनफ्यूज बी सेल भी मिल सकता है जो फ्यूज नहीं किया कैंसरस सेल से, और कुछ ऐसे भी सेल प्राप्त हो सकते हैं जो आपस में फ्यूज किए हों। जैसे ये देखिए, मैंने ये फ्यूज्ड सेल दिखा रखा है, इसमें दोनों सेल की प्रॉपर्टी कलर के आधार पे शो कर दिया है। तो ये क्या है, हाइब्रिड सेल बन गया। हमें यही हाइब्रिड सेल चाहिए क्योंकि ये हाइब्रिड सेल में दोनों सेल का लक्षण आ चुका है। अच्छा, सवाल है कि ये सेल का क्या होगा, फिर इनको अलग कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें से अलग करना भी जरूरी है। ओके, इससे पहले जब हम इसको फ्यूज करेंगे तो इसमें हैट डाल देंगे। हैट क्या है, हाइपोजेंथीन अमीनोप्टेरिन थाइमिडीन, एक पॉइजन है एक तरफ से। इसके कारण क्या होता है कि जो कैंसरस सेल है उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, आपको मैंने 2 बात बताई। पहली बात ये बताई थी कि कैंसरस सेल में HGPRT वाली जीन नहीं है, मतलब वो एंजाइम नहीं बनाती, तो डिनोवो पाथवे से जो है डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और सैल्वेज पाथवे से जो डीएनए सिंथेसिस होती है उसे ये हैट नाम का केमिकल रोक देगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो अनफ्यूज्ड कैंसरस सेल है वो दोनों परिस्थितियों से मजबूर है और डीएनए सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसके कारण उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी डाइज ड्यू टू हैट ड्यू टू HGPRT माइनस। एक तो हैट डाल दिया तो सैल्वेज पाथवे डिस्टर्ब हो गया डीएनए सिंथेसिस का, डिनोवो पाथवे नहीं रन कर रहा है क्योंकि उसके पास वो एंजाइम ही नहीं है, दोनों परिस्थिति लैग कर गई तो इसकी डेथ होनी है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। और सेल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट स्टेज है एस फेज, डीएनए सिंथेसिस फेज, जिसके आगे जब तक डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी सेल आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो जो अनफ्यूज कैंसरस सेल है वो तो यही मर गया। दूसरी बात, बी सेल मरेगी नहीं क्योंकि उसके पास में ये जीन है, वो रेप्लिकेशन करेगी। लेकिन आपको मैंने बताया था कि बी सेल की एक लाइफ साइकिल होगी ना भाई, एक बार सेल डिवीजन करेगी, 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, 4 बार करेगी, एक तो समय होगा ना जब उसकी डेथ होने लगेगी, एजिंग का शिकार हो जाएगी वो, और इस कारण वो क्या होगी, छोटी लाइफ साइकिल के कारण उसकी स्वतः मृत्यु हो जाएगी। अब आपके सामने कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि 3 वैरायटी के सेल होने के चांसेस थे, जिसमें से 2 वैरायटी तो ऑटोमेटिकली डेथ कर रही है। बी सेल लाइफ स्पैन के कारण शॉर्ट और हैट के कारण अनफ्यूज माइलॉइड सेल का डेथ हो जा रहा है। बचा कौन, हाइब्रिड सेल, जिसके पास लाइफ स्पैन भी ट्रेमेंडस है क्योंकि कैंसरस प्रॉपर्टी आ चुकी है, और दूसरी बात ये बी सेल से फ्यूज हुआ है तो उसके पास में ये एंजाइम भी है और वो आसानी से अपनी सेल डिवीजन करके अपनी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ा सकता है। तो ये हाइब्रिड सेल हम इसमें से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने से पहले हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को फ्यूज करने के दौरान हम इसको 10 से 14 दिन रखेंगे, उसके बाद इसमें से हाइब्रिड सेल को निकाल लेंगे। जो डेड सेल्स होती हैं वो ऊपर फ्लोटिंग करने लगी, उनको साफ कर लीजिए, अलग कर लीजिए, उसके बाद इसको अलग कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इनको डाइल्यूट करिए। जो बचेगा आपका हाइब्रिड सेल्स का सस्पेंशन, उसको क्या करिए, कई सारे वेल्स बनाइए और उसमें थोड़ा 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 करके डाल दीजिए, डाइल्यूट करके डाल दीजिए। क्यों, ताकि हर वेल में एक बी सेल प्राप्त हो। क्योंकि अब हमें स्टडी करनी है कि क्या वास्तव में उस बी सेल, हाइब्रिड बी सेल के पास टेंडेंसी है कि वो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना सके और अनकंट्रोल बना सके, जितना हम चाहते हैं वैसा बना सके। ये स्क्रीनिंग करना भी जरूरी है, वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। इसलिए उसको क्या करेंगे, सबसे पहले डाइल्यूट करके कई सारे वेल्स में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या उसके पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्षमता है या नहीं। कैसे करेंगे ये, सुपरनेटेंट और उसमें सेकेंडरी एंजाइम लेबल्ड कंजुगेट डालेंगे और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे और उसको इंक्यूबेट कर लेंगे। जब इंक्यूबेट करेंगे तो एक कलर कंपाउंड बनेगा, और जो कलर कंपाउंड बनेगा मतलब कि क्या,
मतलब कि उसमें एंटीबॉडी बनाने की क्षमता आ चुकी है। जिस बी सेल में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होगी उस बी सेल के मेम्ब्रेन पे एंटीबॉडी होगा। वो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंजाइम से इंटरेक्ट करेगा और एंजाइम जो है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करेगी। मेरे कहने का अर्थ ये कि अगर ये बी सेल है आपकी और ये एक्टिवेट हो चुकी है तो इसके मेम्ब्रेन पे एंटीबॉडी होगा। अब ये एंटीबॉडी से कौन इंटरेक्ट करेगा, सेकेंडरी एंजाइम इंटरेक्ट करेगी। सेकेंडरी एंजाइम क्या है, वो लेबल्ड किया गया है, कंजुगेटेड है वो, प्लस ये सेकेंडरी एंजाइम एक सबस्ट्रेट से जो कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो कलर प्रोड्यूस करेगी, उससे इंटरेक्टेड होती है। अब सोचिए अगर ये बी सेल में एंटीबॉडी बना है तो वो एंजाइम उससे अटैच होगा और एंजाइम अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करके क्या करेगा, कलर प्रोडक्शन करेगा। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कलरफुल होगा। और जिन बी सेल के पास में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता नहीं होगी उनके साथ ये एंजाइम अटैच नहीं होगा, उनके साथ ये सबस्ट्रेट नहीं बाइंड होगा, उनके साथ कोई कलर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो आप इस तरह से इसको छांट देंगे। ये इस तरह से सेपरेशन करने का बेहतरीन टेक्निक हो जाएगा आपका। तो ये बात थी आपकी स्क्रीनिंग की। इसके बाद जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया बी सेल को, अब उसकी कई कॉपी बनानी है। तो कई कॉपी बनाने के लिए उसको सिग्नलिंग देना पड़ता है। उसके लिए इंटरल्यूकिन 6 का सिग्नलिंग देना होगा आपको। जब इंटरल्यूकिन 6 आप डाल देंगे कल्चर मीडिया में जिसमें आपने बी सेल को सेलेक्ट किया है, तो फिर वो सेल डिवीजन अपना शुरू करने लगेगी। देखिए हाइब्रिडोमा कॉलोनी बनेगी किस मीडिया में, एक मीडिया है RPMI 1640, इसमें एंटीबायोटिक और फीटल बोवाइन सीरम होता है, वो डाला रहता है। उसमें बी सेल बड़ी तेजी से क्या करती है, अपनी रेप्लिकेशन करती है। जो कल्चर सुपरनेटेंट होगा उसमें क्या क्षमता होगा, वो कम से कम 1 से 60 माइक्रोग्राम पर एंटीबॉडी कार्य करेगा, मतलब उतना बना सकता है वो। और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस पे उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये पूरी पिक्चर थी आपकी किस चीज की, हाइब्रिड सेल के माध्यम से एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी की कई कॉपी बनाने की। जो यहां पे हमने फिगर के थ्रू देखा वही चीजें यहां पे मेंशन की गई है। पहले इम्यूनाइजेशन करेंगे माउस को, एंटीजन इंजेक्शन करेंगे कई सप्ताह तक, इलेक्ट्रोपोरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दूसरा आइसोलेशन ऑफ बी सेल फ्रॉम स्प्लीन, स्प्लीन में से बी सेल निकालिए। तीसरा आप कल्टीवेशन करेंगे, माइलोमा सेल को कल्चर कर लीजिए। इमोर्टल कैंसरस सेल को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे कैंसरस ऑर्गन से और कल्टीवेट करेंगे। चौथी बात फ्यूजन, इन दोनों को आपस में फ्यूज कराएंगे केमिकल के तरीके से भी या इलेक्ट्रोफ्यूजन करा सकते हैं आप। पांचवा सेल को आइसोलेट करेंगे। छठा स्क्रीनिंग करेंगे। सातवां हम इन विट्रो या इन विवो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आठवां और लास्ट है, जब हमारी बी सेल बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाने लगेगी तो हमको उस मीडिया में से उस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसको निकाल के प्यूरिफाई करके फिर उसे एक ड्रग्स या मेडिसिन के फॉर्म में मार्केट में हम सेल कर पाएंगे। तो ये थी आज की पूरी लेक्चर, आज की पूरी कहानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करेंगे जो एक स्पेशल एंटीजन के खिलाफ होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे इतना ही, और अगले क्लास में फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, समझिए। जो भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।